बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। पाकिस्तान जिसे बरसों अपना बरादर इस्लामी मुल्क कहता आया, हर मुश्किल में उसका साथ देता आया, लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करता रहा, रात उसी अफगानिस्तान ने मक्कार दुश्मन भारत की तरह पाकिस्तान पर वार किया। फिर क्या होना था? पाक फौज ने वैसा ही मुंह तोड़ जवाब दिया जैसा मार्का हक में भारत को दिया गया। DGISPR के मुताबिक अफगान फोर्सेस की इश्ताल अंगेजी के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले में अब तक 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ 21 अफगान चेक पोस्टें पाकिस्तानी फौज के कब्जे में आ चुकी, बल्कि दहशतगर्द ग्रुपों के कई अहम कैंपों को भी मुकम्मल बर्बाद कर दिया गया। इस कशीदगी में अब तक पाक फौज के 23 जवान वतन की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान कर चुके, 29 जवान जख्मी हैं। भारतीय ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अफगान भी भारतीय फौज की तरह बुज़दिल ही निकले। टाकरा जब पाक फौज के शेर जवानों से हुआ तो जंगी महाज से दुम दबाकर भाग निकले, असलहा और अपनी साथियों की लाशें भी वहीं पर छोड़ गए। ये मामला महज सरहदी झड़प का नहीं है, बल्कि एक गहरे स्ट्रेटेजिक मंजरनामे का हिस्सा है, जिसमें मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये सूरत हाल उस वक्त और भी हसास हो जाती है जब अफगानिस्तान की तरफ से ये बिला जवाज हमला ऐसे वक्त में किया गया जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत के दौरे पर हैं और वहां जाकर वही उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं जो दिल्ली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा। अब सवाल यह है कि क्या जिस मुल्क को बरसों सहारा दिया, उसके शर से बचने के लिए पाकिस्तान को सख्त फैसले नहीं लेने चाहिए? क्या पाकिस्तान मजीद मसलियत का शिकार होगा या फिर अपनी सलामती के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम देना ही वक्त की अशद ज़रूरत है? इसी पर बात करने के लिए दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा पाकिस्तान में गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ और उससे पहले जो हमले होते रहे, और इस वक्त भी हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है वो कशीदगी है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि जी मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहिए। सूरत हाल में अब भी गुंजाइश इतनी है कि अफ़ाम तफ़हीम से बात हो या फिर इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की ज़रूरत है? दो चीज़ें हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बयान की और बड़ी क्लैरिटी से आपने बयान की है कि पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान के ऊपर इतना एहसान किया है कि अगर अफगानिस्तान का हर शख्स भी अरसों तक नाक रगड़ता रहे अपनी ज़मीन के ऊपर तो पाकिस्तान के एहसान के जवाब नहीं दे सकता। अब एहसान भी दो तरीक़ाकार से होते हैं। एक होती है जो हुकूमतें एहसान करती हैं हुकूमतों को, एक होती है जो एक मुल्क के अवाम अपनी कॉस्ट के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी की कॉस्ट के ऊपर, अपनी इकनॉमिक कॉस्ट के ऊपर लोगों की मदद करते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़े हुए, और जब अफगान महाजिर आए थे तो उनको पाकिस्तान के अवाम ने अपने अंदर अमलगमेट किया था। और आपको याद है कि जब उसके बाद भी जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से गई और तालिबान आए तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ने मुसरत और खुशी का इजहार किया था, ये सोच के कि चलो वहाँ से अमेरिकन चले गए और अब एक इस्लामिक टाइप पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उधर आएगी। लेकिन वो तमाम चीज़ जिसको हम बहुत लंबे तरीके से दोहरा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो तारीख है उसके दायरे से सिर्फ हम सबक ले सकते हैं। तो अगर तो उनको इस चीज़ का एहसास होता, जो चीज़ें आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में पॉइंट की और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा एहसान किया था, जिसके जवाब में उन्होंने दुआ में कमिट किया था कि हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उससे आगे आप चले तो अभी मॉस्को के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ रशिया ने भी, चाइना ने, ईरान ने भी ये उनको कहा है कि आपके मुल्क के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको आप पाल रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो बंद करें। वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी वही उनका जो मुनाफिकी है वो जाके बैठा हुआ है भारत के अंदर, और वो मुझे आज दुख सबसे बड़ा एक और चीज का हुआ है। अब इस तमाम चीजों में जब वो मुनाफिकी वहां बैठा हुआ है जो इस्लाम को बेच रहा है, जो अपनी इज्जत को बेच रहा है, जो अपनी हमीयत को बेच रहा है, पैसे के ऊपर बिक रहे हैं ये इस वक्त वहां पे अफगानिस्तान के अंदर सेफ्रॉन टेररिज्म, नेतन्याहू नेक्सस जो है, जो ज़ियोनिज़्म है, और एक इनका मुनाफिकों का जो रिलीजन है उसका एक नेक्सस हुआ है जो बिक रहा है दुनिया में। मैं अगर सर कता कलामी की माफ़ी चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने अफगान वजीर खारजा की बात की, अमीर खान मुत्तकी की, एक तो भारत में बैठ के वही गीदड़ भपकियां, वही पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात, वही पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, मगर आज जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आंखें भी दिखा रहे हैं मगर मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हमसे मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये अभी रास्ता बाकी है मुज़ाकरात का, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों पर कर छोड़ा?
पाकिस्तान की जो सरहदों पे कर छोड़ा वो तो आपको पता है पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। और साफ जाहिर है बैनुल अक़वामी क़वानीन भी ये कहते हैं, अखलाक भी कहता है, लीगैलिटी भी कहती है कि अगर आपके ऊपर कोई सॉवरेन कंट्री पे हमलावर हो, अगर असरअंदाज हो, तो आप उसका जवाब दे मौसर तरीके से, क्योंकि अगर आप वीक जवाब देंगे ना तो जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसको उससे और तक़वियत मिलेगी कि यार चलो मुझे तो इतना वीक जवाब मिला है तो मैं आगे भी चलता हूँ। अब वो स्टोरी कल रात को वहाँ तकरीबन कंक्लूजन पे पहुंची, जो पाकिस्तान में भी शादतें हुई वहाँ भी शादतें। मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है इस पर बात करते हुए, अफसोस होता है, दुख होता है। या तो किसी चीज़ का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो, ग्रैंड ऑब्जेक्टिव हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव अगर दहशतगर्दी फैलाना है तो वो तो दुनिया के इस माहौल में सूट नहीं करता। अभी बात यह है कि जैसे आपने सऊदी अरब का भी रेफरेंस दिया और इस्लामी ममालिक ने कहा कि अफवाम और तफहीम से मामला तय होना चाहिए, तो आपको याद होगा, आप तो माशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करती है कि अभी 2 हफ्ते पहले ट्राइलैटरल डायलॉग्स हुए थे जिसमें चाइना भी था, अफगानिस्तान भी था और पाकिस्तान भी था। और वहाँ दहशतगर्दी के जो नैरेटिव इस पे बात हुई थी और अफगानिस्तान को चाइना ने भी कहा था कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। अब उस एक मीटिंग का कम्युनिके जारी होना था, वो नहीं जारी हुआ। अब वहाँ बैठ के दूसरी बात ये है, आप इस चीज़ को गौर करें, जो देखने वाले हैं वो भी इस बात पे गौर करें कि एक तो कॉन्फ्रेंस आप अपने मुल्क में बैठ के अगर किसी को थ्रेट करें तो वो तो जस्टिफाई होता है, लेकिन अगर तीसरी कंट्री में बैठ के आप पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या आप उनके टाउट हैं? आप इंडिया के टाउट हैं? आप इंडिया के एजेंट हैं? आप उनसे पैसे खा रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन तमाम चीज़ों के साथ जहाँ तक अफ़ाम और तफ़हीम है और दुनिया में मसाइल जो होते हैं वो बातचीत के जरिए हल हो रहे। और पाकिस्तान बारहा इस तरह कह चुका है और पाकिस्तान को दोबारा कह देना चाहिए, ठीक है जी, अगर आप बातचीत चाहते हैं तो हम भी बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस पे तो DGISPR साहब ने भी वाजे कर दिया ना कि अब बातचीत तो हो ही नहीं सकती। अभी जो उन्होंने तकरीबन 2 रोज पहले पेशावर के अंदर प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि बातचीत का ऑप्शन नहीं है। अब दोगले रवैये के ऊपर आते हैं जरा ब्रिगेडियर साहब। अभी मैंने अमीर खान मुत्तकी की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी और आज ही जो अफगानिस्तान का मरमरीना महल है वहां पर जो तर्जुमान है अफगानिस्तान से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा दिल्ली के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, हालांकि पाकिस्तान ने ही अफगान को बड़ा सपोर्ट किया। फिर वो धमकी लगाते हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो फिर संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की धमकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। देखिए, मैं धमकी की बात नहीं करना चाहता, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा था जब नैरो टनल विजन होता है ना, इनके ज्यादा लीडरों का नैरो टनल विजन है और ये दुनिया को सिर्फ दहशतगर्दी के एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ जो है दुनिया को आर्म्ड जो वेपन है उसके नज़र से देखते। ये दुनिया को, जो दुनिया का एक जनरल माहौल है उसकी नज़र से नहीं देखते। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की क्वालिफिकेशन को भी आपको पता है। ये जितने शलवारें ऊपर फेंक के फिर रहे होते हैं ये वो खारजी हैं जिनकी इंडिकेशन पाकिस्तान इस्लाम ने बयान कर दी है कि तशद्दुद पसंद होंगे, इनके अंदर अक्ल नहीं होगी, ये और लोगों पर जुल्म करेंगे, औरतों पर जुल्म करेंगे। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो सकता है। मैं वो नहीं कहना चाहता कि उनके साथ क्या होता है। अगर कोई वक्त आया तो बहुत ख़राब काम भी हो सकता है जो सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं इस खित्ते को भी तबाह कर सकता है। तो अकल के नाखून लेने चाहिए, अकल की बात करनी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है, और अभी आपने देखा सऊदी अरब की भी स्टेटमेंट है, टर्किया की भी स्टेटमेंट है कि जी आप बातचीत के जरिए मसाइल करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो अफगान सॉइल से दहशतगर्दी जो है जनरेट की जा रही है और जो जिसका हमने नहीं दुनिया ने जिक्र किया। अभी एक लेटेस्ट UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आई, आप वो उठा के पढ़ लीजिएगा। या ये जो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है जो बैठा हुआ है अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, खैर वो तो जाहिल है, अंग्रेजी तो पढ़ नहीं सकता, उसको आती नहीं है, उसका टनल विजन है। लेकिन मैं आपको उसको बता देता हूँ अगर वो सुन रहा है कि UN की मॉनिटरिंग टीम ने कहा है कि ये जो मुनाफिकों की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है और दहशतगर्दी को पैट्रोनाइज दे रही है। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है अमेरिका के। मैं आपको वो ऑथेंटिकेटेड चीजें कोट कर रहा हूँ जो मेरे जहन से या मेरी जबान से नहीं कही जा रही। और उसके बाद मैंने आपका मॉस्को फॉर्मेट में जो कुछ हुआ, चाइना ने जो कुछ कहा, तो बात यह है कि
कि अगर ये इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे और सिर्फ ये आम हथियार इस्तेमाल करके काम करना चाहते हो, फिर तो पाकिस्तान भी हथियार इस्तेमाल कर सकता है ना, और पाकिस्तान और भी बड़े सीरियस हथियार इस्तेमाल कर सकता है। फिर तो आप ना काबुल में सेफ होंगे, ना कंधार में सेफ होंगे, ना नौरेज में सेफ होंगे। इनको चाहिए कि जो दहशतगर्द तंजीमों को ये सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंडिया को बार बार जो इनको पैट कर रहा है, जो इनको पैसे दे रहा है, जो ये पैसे खा के बिकाऊ माल है, ये अपनी सिक्योरिटी को और इस खित्ते की सिक्योरिटी को सोचे। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इनमें तो अकल है नहीं, लेकिन दुनिया के बहुत ममालिक वहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अभी पाकिस्तान सऊदी अरब का भी एक माहिदा हुआ है, उसके अंदर एक क्लॉज है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे तस्वुर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब चूंकि ब्रदर मुल्क है और हमारा एक बहुत पुराना ताल्लुक है, तो वो अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करें, डिप्लोमेटिक लेवरेज को इस्तेमाल करें और कम से कम इनको अकल दिलाएं कि ये पाकिस्तान के साथ आके एक टेबल पे बैठे और जो दहशतगर्दी इनके अंदर हो रही है, अगर दहशतगर्दी अपने मुल्क में हो रही है तो आप देख लें जब से ये आए हैं इनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कितनी वारदातें हुई और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कितनी वारदातें। अक्सर ये जो आप दहशतगर्दी के हवाले से ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ऊपर भी जो अफगानिस्तान से मौक़िफ़ आया वो ये कहा कि जी अगर आप पाकिस्तान का मसला है, आपके मुल्क के अंदर का मसला है, तो उसको हल भी आपने खुद करना है। और उसके हल के लिए जब पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, दहशतगर्दों को चुन चुन के मार रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के मासूम आवाम को, उनके जानो माल को जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये बात अब सरहदों तक पहुंची है। बात सरहदों तक ही महदूद रहेगी या मौजूदा तनाज़ुर में आपको लगता है कि खुदा ना ख्वास्ता ये तसादुम मजीद बढ़ सकता है? जहाँ तक आपने पहली बात की ना, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पाकिस्तान का जो इंटरनल मसाइल है वो पाकिस्तान ने हल करने, और उस इंटरनल मसले की तरफ हमारे DGI इस्पियान ने, इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो आज इन चेयर है, जो हर चीज़ के ऊपर अपनी हमदर्दी का इजहार कर देती है, और हमारे वो प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो जब जाते हैं जनाजों पे तो वजह कहते हैं कि हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो एरर सिंड्रोम है। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि DGI इस्पियान ने एक चीज़ पॉइंट आउट की है कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना था। अब नेशनल एक्शन प्लान आपको याद है कब बनाया गया था? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बना था जब APS के ऊपर हमला हुआ 2014। तो भाई ये तो बनाया PMLN ने था। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल रियायत है कि अगर कोई दूसरी पार्टी की हुकूमत कोई काम करती है तो आने वाली हुकूमत अगर उस पार्टी की नहीं होती तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है, वो उसको खत्म कर देती है, वो उस पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट। तो ये तो नेशनल एक्शन प्लान तो बनाया PMLN ने। तो आप मुझे बताइए नेशनल एक्शन प्लान के तहत मैं ये समझता हूँ एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्लान बनना था, एक नेक्टा का डायरेक्टर अपॉइंट होना, DG अपॉइंट होना था, नेक्टा का एक अदारा बनना था, उसको रिसोर्सेज देने थे, उसने इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करनी थी, उसने जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले अदारे हैं उनको एक टेबल पे लेके आना था, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी थी। आप मुझे बताइए क्या वो काम हो गया? तभी तो DGI SPR कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ। फिर उन्होंने मिस गवर्नेंस की तरफ इशारा किया। वो मिस गवर्नेंस क्या है? जैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर मिसाल दी कि KPK में 3200 पुलिस वाले, अब 3200 पुलिस वाले इस इतनी बड़ी दहशतगर्दी का किस तरह मुकाबला करें? तो PTI वहाँ पे गवर्नमेंट को सिंसियर होना चाहिए था। अली प्रवीण, लेकिन अली उमर गंडापुर जो है वो जिस तरह चल रहा है वो तो आपको पता है, जो चला रहा है वो भी आपको पता है। तो अगर वो नहीं कर रहा था तो भाई बड़े लोग जो होते हैं, बड़े भाई जो होते हैं वो भी इंटरफेयर कर देते हैं कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कर रहे हैं, इसको जनरेट करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम असल में बात ये है कि हम अपनी जो सर्कल है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी का हिसार है उसके गर्द इस तरह बैठे हुए हैं कि जो चीज़ों पे तवज्जो जो होनी चाहिए, जिनका हमारा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की बेहतरी के लिए पड़ सकता है, वो चीज़ें जब मिस गवर्नेंस के अंदर आएंगी तो फिर आप देखिए फौजी कब तक लड़ते रहे, कब तक शहीद होते रहे। फौज तो अपना काम कर रही है, सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, बिल्कुल सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अब ब्रिगेडियर साहब मसला ये भी है कि अब TT और ख्वारिजियों के खिलाफ जो एक मुकम्मल तौर पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं और उनका सफाया करके छोड़ेंगे, ये अंदरूनी लिहाज से तो हम अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं। अभी तुर्किया की आपने बात की, सऊदी अरब की आपने बात की, और कतर के हवाले से भी आपने इशारा दिया। सिफारती ऑप्शंस क्या हैं कि हम TTP को रोक सकें, इनके खतरे को मुमकिन तौर पे ख़त्म कर सकें? हमारे पास सिफारती ऑप्शंस क्या हैं? पहली बात तो ये है कि खतरा ये मुकम्मल तौर पे एकदम ख़त्म नहीं होगा, इट विल बिकम ग्रेजुअल। लेकिन अगर इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, ये कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं आपसे बड़ा क्लैरिटी से अर्ज करूं
कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान के अंदर से इनिशिएट हो रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे दहशतगर्द पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस दहशतगर्द ग्रुप के नैरेटिव को सपोर्ट करके उनको स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान में बहुत सारे इलीगल अफगान महाजरीन अभी तक रह रहे हैं और वो इन्वॉल्व हैं बहुत सारे क्राइम में, वो इन्वॉल्व है बहुत सारी सहूलतकारी में, वो इन्वॉल्व है इनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करने में। तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और उनके बाद जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन होते हैं वो इसी मद में होते हैं कि आप फिर जब एक ऑपरेशन के बाद उनके मददगारों को, सहूलतकारों को तलाश करते हैं। अब उसका दायरा पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हो। आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के अंदर उसी तरह दहशतगर्दी हो रही है जिस तरह KPK में हो रही है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को इलेक्शन आने की जरूरत है, पॉलिटिकल मेजर्स डाउन टू दी ग्रास रूट लेवल लेके जाने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है। वो जैसे आपका नेशनल एक्शन प्लान का एक क्लॉज थी कि आप जियो टैगिंग करेंगे, मदरसों को रजिस्टर करेंगे, हेट लिटरेचर को, वो तो नेशनल एक्शन प्लान था ना, जो कौमी धारे का प्लान था। तो बात ये है कि इसके ऊपर ग्रेजुअली इंटरनली अमल करें। दूसरी आपने डिप्लोमेटिक मनूवर्स की बात की, तो डिप्लोमेटिक मनूवर्स तो इसी तरह हो सकती है ना कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक टेबल पे बिठाया जाए, दरमियान में कोई मॉडरेटर बैठा हो, कोई नेगोशिएटर बैठा हो, कोई ऐसी ताकत बैठी हो जिसकी बात दोनों पार्टी सुने और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल जो इस हिसाब से हैं पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, हाँ जी हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वो हम खुद पूरी करेंगे, लेकिन कम से कम आप इतना तो करें कि आपके अंदर से जो तश्कीलें बन के आ रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा बन्नू में जो 5 लोग थे उसमें 3 अफगानी थे, वो अफगान शहरी थे, उनके नाम पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करा के आए थे सोशल मीडिया जी हम पाकिस्तान के अंदर लड़े। तो इस किस्म की चीजें, या वो अफगान शहरी जो पाकिस्तान के अंदर बार बार मुख्तलिफ ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं, जो फैसल बेस पे भी आपने देखा, बाकी जगहों पे आपने देखा, तो इसकी ऑनेस्ट तो अफगानिस्तान को लेनी पड़ेगी ना। अगर वो इसकी रिस्पॉन्स अवॉइड करता रहेगा तो फिर नेगोशिएशन आगे कैसे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर कशीदगी के बीचों बीच खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इंतखाब शेड्यूल उसका सामने आ चुका है, जो कि चंद ही घंटों के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर तकरीबन सुबह 10 बजे नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से सोहेल आफरीदी, नून लीग से सरदार शाहजहां यूसुफ, JUIF से मौलाना लुत्फुर रहमान साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़र्क ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेकिन इस इंतखाब से पहले एक आईनी बहस छिड़ चुकी है कि क्या मौजूदा वज़ीर आला का इस्तीफा कबूल होने से पहले नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जा सकता है। JUI समेत अपोजिशन जमातों का यह मानना है कि मौजूदा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा जब तक बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर मंजूर नहीं करते उस वक्त तक नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर किया जाएगा। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि आइन के मुताबिक जब कोई वज़ीर आला इस्तीफा दे तो वो इस्तीफा तस्वुर किया जाता है। बात यहीं पर नहीं खत्म होती। इस इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जोड़ तोड़ एक सिलसिला भी उसका नजर आता है। आजाद अरकान होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है कि ऑपोजिशन जमातें और विफाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि कल PTI अपनी अक्सरियत साबित कर पाएगी या फिर ऑपोजिशन मिलकर कोई सरप्राइज देगी। गुज़श्ता रोज जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने JUI के रहनुमाओं से मुलाकात की, वहीं पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी जाकर मौलाना फजलुर रहमान से मिले और अपनी अपनी लॉबिंग की, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका JUI कल किसकी हिमायत करेगी या फिर अपोजिशन जमातों को अपने उम्मीदवार के हक में बैठने पर कायल करेगी। एक और बड़ा अहम मामला वो ये है कि ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता रात अफगान फोर्सेस फितनतुल ख़वारिज के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर हुए, जिसका पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। अब यह भी जानना होगा कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सियासी जमातें और पार्लियामेंट कैसे सेम पेज पर आ सकते हैं और इस पूरे मंजरनामे पर JUIF अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे मौजूद मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ कराती हूँ। इस वक्त सीनियर रहनुमा है JUI के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
सेनेटर साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आपका वक्त हमें चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहले जो गुज़श्ता रात एक डेलीगेशन आया था और JUI रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात भी की, तहरीक इंसाफ आपके पास किस सोच को लेकर आई थी? क्या कोई हिमायत दरकार है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम और तमाम अपोजिशन जमातें, बल्कि A1 अरकान असम्बली जिसका ताल्लुक़ PTI से था और PTI के वोटर और वर्कर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, उसकी कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं थे, बल्कि नालान थे, नाराज़ थे। और आपको ये मालूम है, उसकी वाज़ेह सबूत ये है कि PTI के अंदर, असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर 1, 2, 3 ग्रुप थे, कोई मुखालफत में, कोई हिमायत में। और अमन व अमान के हवाले से आप खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, लाशें हर जगह उठ रही है, बम धमाके हो रहे हैं और माली बदनवानी भी आपके सामने है। तो लिहाजा जब वो हुकूमत ख़त्म हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नाकाम हुकूमत थी। और किसके कहने पे ख़त्म हुई? अली अमीन गंडापुर की इस्तीफ़ा से। और इस्तीफ़ा का किसने कहा? इमरान खान ने कहा। उसका मुतबादिल कौन है? सोहेल अपरेजी है। उसका ताल्लुक़ PTI से है, जो PTI का वज़ीर आला PTI की क़यादत के कहने पे रुख़सत हुआ और दूसरा आ रहा है। तो ये पहले से ही आपको याद होगा, जब एक बार तहरीक अदब इतिमाद की बात आई तो मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली चाहते हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत अली अमीन गंडापुर की नाकाम है। तो जब नाकाम है तो हम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन विद इन PTI। मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ, बिल्कुल हमें याद है मौलाना साहब का विद इन PTI। बेशक PTI जिसको भी लाना चाहे, हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को सहूलतें मिले, ज़िंदगी की ज़रूरियात मिले। पाटा के लोग, वज़ीरिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं, अमन व अमान नहीं है। यानी जुनूबी अज़ला में आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। रात को सरकार की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, रात को किसी और की हुकूमत होती है। तो इस सिलसिले में ये हुकूमत नाकाम हो चुकी थी। अभी कल इंतखाबात है, अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी नामिनेशन फार्म जमा की है। जमीयत की तरफ से मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने की है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, PMLN का भी मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं, उनकी तरफ से भी। हाँ, उन तरफ से भी हुए हैं। अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन सर, जो डेलीगेशन आया था वो आपसे क्या जो डेलीगेशन आया था PTI का, वो हमसे सपोर्ट चाहते थे। किस मामले में? इस मामले में कि हमें सपोर्ट करे, हमारे मुखालफत ना करे। मेरी जो मालूमात है, यानी सपोर्ट करे, वोट नहीं कर सकते, कम से कम मुखालफत ना करें। मुखालफत तो ये है कि आप कैंडिडेट खड़ा ना कर दें, यही होगा। या वज़ीर आला जो मुकाबला का एक, तो यही है ना, तो यही है। कोशिश यही करेंगे कि बिला मुकाबला हो, कोशिश यही करेंगे अगर मुकाबला भी हो तो कम से कम JUI मुकाबले में ना आए। ठीक है, लेकिन सर आपने अपना उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया। देखिए, ये हर पार्टी का अपना हक है। देखिए, अपोजिशन को हक है, हर पार्टी को हक है। और अगर जमहूरियत है, फिर उसके बाद अपोजिशन बैठेगी, हो सकता है एक कैंडिडेट पर इत्तेफाक हो सकता है। सारे अपोजिशन जमातें बैठ के, आपको याद होगा सेनेट इंतखाबात में हर पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन जब फैसला हुआ तो 6 पर फैसला हुआ, बाकी सब विड्रा हो गए। तो जब कल 10 बजे 11 बजे तक इलेक्शन हो गया असम्बली के अंदर नए CM का, तो हो सकता है ये तीनों एक हो जाए और एक पर इत्तेफाक करे। लेकिन सर, गवर्नर साहब तो कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। आईनी लिहाज से देखा जाए, इस्तीफ़ा भेज देना ही काफ़ी है। वो तस्वुर किया जाता है कि इस्तीफ़ा आपने दे दिया और आप रिज़ाइन करके अपनी ड्यूटी से आप नंबरदाज़मा हो गए। होना तो ये चाहिए कि इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, उनको कबूल करना चाहिए जी। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया तो जो कबूल करने वाले हैं उनको शायद कबूल नहीं है, इसलिए कबूल नहीं किया है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का इंतखाब आप दुरुस्त समझते हैं कि जिन मसाइल की तरफ इशारा आपने अभी किया, या खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हमें नज़र आते हैं, उनसे निमटने के लिए नौजवान क़यादत दुरुस्त है? देखिए, मैं एक बात अर्ज़ कर लूँ, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सुहेल आफरीदी हो, अली अमीन गंडापुर हो, शहराम तरक्की हो, या कोई और हो, या बलूचिस्तान में कौन वज़ीर आला है आज, कल कौन होगा, सिंध में, पंजाब में, ये सारे एक छतरी के तले बैठे। सर, हुकूमत तो कहती है अगर ये निज़ाम तरक्की हो रही है काफ़ी। देखिए ना, कैसे निज़ाम तरक्की हो रही है। 2000 अरब का करप्शन आप मीडिया पे सुन रहे हैं। एक साहब ने 150 अरब का करप्शन किया, वो मुल्क से चले गए, रफू चक्कर हो गए। तो अगर आप ये कह रही है, आपका
25 करोड़ या 23 करोड़ आवाम है। 23 में से 11 करोड़ से 12 करोड़ तक वो गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तकरीबन 22%, 23% लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। दिन ब दिन रोज़गारी में भी इजाफ़ा हो रही है, महंगाई में भी इजाफ़ा हो रही है, गुर्बत में भी इजाफ़ा हो रही है, करप्शन में भी इजाफ़ा हो रहा है। गुड गवर्नेंस है, इसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है। बदअमनी में भी इजाफ़ा हो रहा है, लाक़ानूनियत भी। यानी आप कानून साजी देखिए, कानून साजी कैसी होती है। कहीं और से कानून हाथ में थमा दिया जाता है, यहाँ अंगूठा लगा दिया जाता है। अब आपने सर ये जो बात की है, इस पूरे मामले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी थी और नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हुए, मौजूदा गवर्नमेंट ने मौलाना साहब से भी, आप लोगों की जमात से भी रब्ता किया और कई चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब के, उनको दूर भी किया। मुझे याद है जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो फौरी तौर पर PTI का मौलाना साहब के साथ रब्ता हुआ, मगर बात नहीं बनी। फिर कानून साजी मुश्तरका तौर पर हो रही थी, उसके ऊपर भी रब्ता आपके साथ हुआ, मगर बात नहीं बनी। एहतजाजी मुहिम आप लोगों ने सोचा था कि मुश्तरका तौर पर हम चलाएँगे, वो बात भी वहीं पर ख़त्म होगी। फिर आप लोगों ने कहा कि जी पार्लियामानी तरीके से हम नेशनल असम्बली के अंदर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे, वो मामला ख़त्म हो गया। फिर आप लोगों ने ये भी कहा कि हम आपस में मुज़ाकराती टीमें तश्कील दे देते हैं राब्तों के लिए। हमने देखा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर खान साहब ने दिखाया, मौलाना साहब ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। इतना कुछ हो गया तो आज तक एक ही सूबे के अंदर दोनों पार्टियां, बहुत बड़ा वोटर है आपका, एक जगह पर सेम पेज पर इकट्ठी क्यों नहीं हो पाती? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान माजी की एक लंबी तलखी, एक लंबा दौरानिया गुजर चुका है, 11 और 14 साल पर मुश्तमिल। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फ़ौरन तमाम पार्टियों से सबसे पहले अपना मौक़िफ़ वाज़े करके कौम को बताया कि 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था, ये ऑक्शन था। इससे हम इत्तेफाक नहीं करते हैं, इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम असम्बली के अंदर भी लड़ेंगे और असम्बली के बाहर मैदान में भी लड़ेंगे। इसको अप्रिशिएट करने के लिए PTI की वफ़द आई। उस दिन में भी उस मीटिंग में था, मौलाना ने वेलकम कहा, हमारी रिवायात है, दरवाजे हमारे बिल्कुल खुले थे। उसके बाद ये राबिते दिन ब दिन उसमें इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि 26वीं आईनी तरमीम लास्ट फाइनल जब हम वोट के लिए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI की क़यादत हमारे दाएं बाएं मौजूद थी, ये सारे। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, हम एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं हो सके, बावजूद इसके कि हमारे वर्कर्स का हम पर दबाव था कि 11-12 साल गुज़िश्ता लड़ाई का क्या हुआ जो हम लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे दरवाजे खुले थे। लेकिन अगर हुआ है ये सब कुछ जो नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ PTI की अपनी अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से। वो इसलिए इसकी असल अथॉरिटी जेल के अंदर थी, इमरान खान साहब, और जो बाहर है वो उसके पास इख्तियार नहीं था। तो जब नहीं था, एक ही बात आप एक शक्ल में वो बात करती थी, मैं किसी दूसरी नौयत की जाविये में वो बात करता था, तो मालूम ही नहीं होता था कि बात एक है लेकिन 3 आदमी 3 किस्म की बातें कर रहा है। कहीं पे सर ये भी कहा जाता है कि शायद संजीदगी का एलिमेंट नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डेलीगेशन आते रहे, मिलते रहे, असद कैसर साहब कुछ और बात कर रहे थे, सेकंड पर्सन कोई और बात कर रहा था, और वो जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो मौजूद नहीं। तो संजीदगी क्यों नहीं थी ना, संजीदगी क्यों नहीं थी? अथॉरिटी नहीं थी। फैसला कुन जो एक अथॉरिटी होता है वो नहीं था, वो जेल के अंदर था और इधर एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक मुहाज़राई चल रही थी जो हम मीडिया पे सुन रहे थे। तो इस वजह से, हमारी वजह से नहीं है, उनके अपने अंदर की सफ़ों की वजह से ये चीज़ नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक मुहर्रिक एलिमेंट जो था वो अली मंगलपुर भी थे। वो भी बार बार कोशिश यही करता रहा, कभी कभार वक्तन फ़वक्तन, कि इस क़ुर्बत को वो दूरी में तब्दील करना चाहते थे। कभी कोई एक बयान दाग दिया, कभी दूसरा बयान दाग दिया, तो ये मुहर्रकात थे बेसिकली। अब मुझे ये बताइए सेनेटर साहब, पाकिस्तान की जो बॉर्डर की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया है, या मौलाना साहब के जो बयानात हैं, अभी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से दोबारा से ऑफ़र की गई है कि हमें मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। आपको लगता है कि वाकई वक्त आ गया है कि इख्तलाफात भुला के ज़रा एक पेज पर आ जाए, एक टेबल के गिर्द बैठें और फैसला बाहम इत्तेफाक़ी राय से होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम तो 25 करोड़ आवाम चाहते हैं, लेकिन इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी क्या है? कुछ इक़दाम तो उठाना ज़रूरी है, लेकिन इस्तेहकाम के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइब्रिड निज़ाम की छतरी के तले हुकूमत कर रहे हैं। 8 फरवरी और 9 फरवरी की जो 47 पार्न की हुकूमत और असम्बली है, इसके तले आप कैसे इस्तेहकाम चाहते हैं? आप सर कैसे इक़दाम तजवीज़ कर रहे हैं? मैं ये इक़दाम सबसे बुनियादी, अगर आप चाहते हैं मिसाक इस्तेहकाम तो मौजूद है, जो 73 का आइन है,
वो तो मुझे आइए इसी पर अमल करें, इदारों को मजबूत करें। क्या आज इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है? अदलिया में जो कुछ हो रहा है मैं नहीं कह रहा, कानूनी माहिरीन कह रहा है। चलो मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस एहतजाज करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहा है, इंसाफ की भीख मांग रहा है। यानी इंसाफ से भीख मांग रहा है, इंसाफ के चौकीदारों से इंसाफ मांग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5-6 जजेस अपने ही जजेस से इंसाफ मांग रहे हैं। और पार्लियामेंट और अदलिया किसकी ताबे है? एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, मुकन्नना, अदलिया, ये किन इशारों से फैसले करते हैं? इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं, आप नए इलेक्शन का ऐलान करें। आप जनरल इलेक्शंस की बात बिल्कुल, जनरल इलेक्शन का ऐलान करें, आवाम को वोट करने दें। लेकिन सर ये बहस भी तो होती है कि अगर इंतखाबात हो जाएं तो कभी भी जो हारने वाली जमातें वो उसको कबूल नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर ने वोट भी डाला और एक बड़ी तादाद में भी डाला, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसका मौक़िफ़ तो यही है कि हारने वाली जमात कभी भी तस्लीम ही नहीं करती है। पाकिस्तान का हमेशा से वतीरा रहा। नहीं, बात यह है कि 2018-25 जुलाई के इलेक्शन में इमरान खान का दावा यह था कि अवाम ने हमें वोट दिया ना, ये दावा था। PDM की कोई जमात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हमने कहा कि यह इलेक्शन नहीं था, यह सिलेक्शन था, सब ने कहा। लेकिन 8 फरवरी और 9 को इससे बदतर हुआ, सब कुछ हुआ। वही पार्टियां जो कल तक कहते थे कि यह इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, वो तो एक्शन के नतीजे में जाके बैठ गए। और उनको मैंडेट का मिला, उससे ज़्यादा मैंडेट भी नहीं मिला जो 2018 को उनको मिला था। लेकिन दोनों को इकट्ठे बैठे, आप इन दोनों पार्टियों में से बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट आपको मिलेगी कि हम मजबूरी के तहत बैठे हैं। लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों ने भी तो पाकिस्तान आपने बताया और ये बयान किया, बार बार बयान किया कि यहाँ पर धांधली हुई, हमारे साथ हुई, जानबूझ के हमें कम सीटें करवाएगी। तो वहाँ पर जो बराजमान हुकूमत है वो तो PTI है। तो PTI उसकी भी हम मुखालफत, हम तो बार बार ये कहते हैं। मौलाना साहब ने मेरे सामने, हम सब बैठे थे, मेरे सामने जब फर्स्ट टाइम असद कैसर वाले आए थे, जो आपने जिक्र भी किया, वो आए थे, मौलाना ने सामने कहा कि धांधली हुई है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मेरे साथ धांधली हुई है और आपको जितवाने के लिए हुई है, सामने कहा। ये तो हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें दीवार से लगाया गया, उनको जितवाया गया। सर एक आखिरी सवाल मेरा, वो मुझे ये बताइएगा सेनेटर साहब कि अब सियासी माहौल भी बड़ा हीटअप है और सरहदों पर भी हमारे जो है हमारे फ़ौजी जवान खड़े हैं, मुखालफत भी है और इसके अंदर जो है वो मर्ज़ी भी शामिल है। इस सारे मंजरनामे को अगर JUI के सामने रखा जाए कि आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, तो किस तरह से इन ज़ख्मों को मुंदमिल करना होगा, किस तरह से बाहमी मुशावरत से मामलात पूरे मुल्क के आगे? मुझे बताइए, ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जितने भी अहम फैसले हुए, एक फ़ैसला मुझे बता दें जो पार्लियामेंट से पूछा गया। ट्रंप के साथ जो कुछ मादे हुए, मुलाकातें हुए, क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया? जॉइंट सेशन चाहते हैं आप कि मेरी बात सुनिए ना, एतमाद में नहीं लिया है आपने। गज़ा के हवाले से जो आप पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, आपने ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ जो आपने तजवीज़ पेश किया, एक आपने पेश किया, एक इस नेतन्याहू ने पेश किया। किसकी इजाज़त से आपने पेश किया? आपने पार्लियामेंट से पूछा कि चलो पार्लियामेंट खड़े हो जाए कि हम ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उसका नाम तजवीज़ करते हैं, क्या ख्याल है? आवाम से पूछा नहीं, एक भी फैसला भी पार्लियामेंट में नहीं हुआ है। अब आप मुझसे चाहते हैं कि क्या होगा? आप संजीदगी के साथ आए हुए फैसले 2 आदमी करते हैं, एक शख्स 2 आदमी 3 आदमी बैठ के फैसले करते हैं, फिर पूरे मुल्क पर मुसल्लत करते हैं। लेकिन सर मौलाना साहब का वज़न भी तो आप देखें ना, सियासी कद इतना बड़ा है कि हमेशा हर फैसले में उनके साथ बाहमी मुशावरत होती है। अब सऊदी जो एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर एहतजाज हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को टेलीफोन किया और उनको एतमाद में लिया। जब भी कोई मुश्किल आई है हमेशा हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता हुआ। सऊदी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर जमीयत उलमा इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सऊदी के साथ जो माहदा हुआ है उसको हमने अप्रिशिएट भी किया। मौलाना साहब ने मुबारकबाद भी दी बाकायदा सऊदी एम्बेसडर को, और वहाँ मौलाना साहब के पास भी आए दावत पर। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप खित्ते के हवाले से जितने भी फैसले करते हैं, कम से कम पार्लियामेंट को तो एतमाद में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है? कितनी मुलाकातें ट्रंप के साथ हुई, तन्हाई में भी, ट्राइका की भी? क्या पार्लियामेंट को पता है कि क्या बातें हुई?
माइंस और मिनरल्स की जो आप भी सुन रही है, मैं भी मीडिया पे सुन रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोलते हैं। 50 करोड़ डॉलर के माइंस और मिनरल्स के केप हम फ़रोख्त कर चुके हैं। कहाँ से? बलूचिस्तान से या खैबर से? वहाँ के मकामी लोगों को कोई हिस्सा मिला? सूबे को कोई हिस्सा मिला? आपके ख़जाने में कुछ है? यह पैसा कहाँ गया? यार, आप माइंस और मिनरल्स की फैसले करते हैं, पार्लियामेंट से नहीं पूछते हैं। जमहूरी और पार्लियामानी तरीका यही है कि तमाम बेशक इस पार्लियामेंट को हम नहीं मानते हैं, चलो हम नहीं मानते हैं, 47 फॉरन का पार्लियामेंट कहते हैं, इसी लोली लंगड़ी पार्लियामेंट से तो पूछिए ना। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को सेम पेज पर भी लाना होगा और जमहूरी और पार्लियामानी तरीके से एक सेशन जरूर ऐसा बुलाया जाना चाहिए जहाँ पर तमाम मुदब्बिर सियासी जमातें और तमाम मुदब्बिर लीडरान को एक बात में जी के जॉइंट सेशन बुलाते हैं, जो भी हो, पार्लियामेंट को इत्मीनान में जाए, लेकिन इस किस्म की अहम फैसले न मौजूदा हुकूमत कर सकती है, न मौजूदा पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि ये आवाम की मैंडेट की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नतीजे में न पार्लियामेंट वजूद में आई है, न हुकूमत वजूद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, एक सीट है, 4 उम्मीदवार और 145 वोट हैं। कौन होगा अगला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इसका फैसला चंद ही घंटे बाकी रह गए हमारे सामने आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सोहेल आफरीदी समेत अपोजिशन जमातों के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी इस वक्त मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले जहां खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती और अपोजिशन जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा, वहीं पर सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला लाना या गवर्नर राज लगाना चाहती है, जबकि अपोजिशन जमातों का एतराज़ ये है कि गवर्नर ने अभी अपना इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो एक वज़ीर आला के होते हुए नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है और गैर जमहूरी होगा। अब यह भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों की नजरें PTI के आज़ाद अरकान पर भी हैं, ताकि सोहेल आफरीदी के वोट को तोड़ा जा सके। सिर्फ यही नहीं, PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से वार्न भी किया गया है कि इक़्तिदार की तब्दीली PTI का जमहूरी हक है। अगर विफाक की तरफ से इसमें कोई रुकावट डाली गई तो ये मामला सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर सकता है और इसकी तमाम जिम्मेदारी विफाक पर आयद होगी। इलेक्शन की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ दहशतगर्दी का जीन अपनी बोतल से बाहर आ चुका, बल्कि कल रात से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन पर भी महाज गर्म है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस संगीन इशू पर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तकसीम में नजर आती है। मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए PTI को इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने तमाम जमातों को इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए साथ देने की भी दावत दी है। मौजूदा सिक्योरिटी ऑपरेशन के ऊपर जो मौजूदा हालिया रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खास तौर पर उस पर मुल्क भर की अवाम अपनी क्या राय रखते हैं, वो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अफगान हुकूमत के पीछे हमारा अदली दुश्मन जो है वो इंडिया है, तो हमें अब मुज़ाकरात की टेबल पे तो आना ही नहीं चाहिए। 50 साल तो मार रहे हैं सानू, तो असी पनाह दी थी, सानू ही मार रहे हैं ते असी बेवकूफ नहीं। इंडिया इन्हां नूं सपोर्ट कर रहा है, तरीके इंसाफ नूं हुकूमत दे नाल होना चाहिए, फिर ही अमन नाल मुल्क चल सकता है। इस वक्त टाइम है, हम सब पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए और हम सबको एक मेज पर बैठ के ये सोचना चाहिए कि तालिबान और अफगानिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। PTI तो तकरीबन जब भी ऐसा हो सिचुएशन पाकिस्तान पे आई है तो इन्होंने तो बीच में दोगलापन किया ही किया है। देखे ना, अगर अब वो अटैक कर रहे हैं तो हम मुज़ाकरात करने बैठ जाएं। बेसिक तो हमें चाहिए इस टाइम के एक होना चाहिए। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर ऑपरेशन से बात ठीक होती तो 75 या 80 सालों से ये ऑपरेशन चलते आ रहे हैं, कुछ नहीं ठीक हुआ ना। जब इमरान खान का दौर था, बाकी जितनी भी इंस्टेबिलिटी थी वो अपनी जगह, लेकिन ये था क्या मन था। मैं ये हुकूमत को कहना चाहूँगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इस इशू को पाकिस्तान के मफादात के लिए सोचना चाहिए। इन्होंने चाहिए कि सारे इकट्ठे हो जाएं ताकि साडा माली नुकसान भी ना हो और जानी नुकसान भी ना हो। PTI क्या ही कर लेगी अपने मुज़ाकरात करके? क्या वो अपनी बातें मनवा सकती है? क्या अफगान तालिबान, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, डेमोक्रेट्स की बात मान सकते हैं कि इतनी आसानी से? मेरे ख्याल में ये इसके ना डायलॉग होने चाहिए इंटरनेशनल सतह पे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको साथ लेके उनके साथ बैठ के टेबल टॉक होनी चाहिए। जंग कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त जो अपोजिशन और गवर्नमेंट और फौज को आपस में मिलके अफगानिस्तान का जो भी इशू है इसे हैंडल करना चाहिए और तरीके इंसाफ को भी चाहिए कि अब गवर्नमेंट के साथ मिलके इस मामले को सोल्व करना चाहिए। इसी मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनको वेलकम करेंगे। शौकत साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
एक तो चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं असेंबली इजलास होने में, मगर गवर्नर साहब का इस्तीफ़ा मंजूर करना नामंजूर करना वो अलहदा सी खला है। और आप लोगों की मेल मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। अमीर मकाम साहब के साथ आप लोगों का एक डेलीगेशन मिला, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इसके अलावा JUI के मरकज़ में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन गया। किस चीज़ पे हिमायत दरकार है आपको? चीज़ें तो बहुत सारी हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक सियासी अमल है और अक्सरियत हमारे पास तो अक्सरियत है, 92 मेंबर्स हमारे अपने हैं। और आज हम मिले हैं अवामी नेशनल पार्टी के साथ जुनैद अकबर साहब की क़यादत में, और उसमें हमारे मरकज़ी सूबाई लीडरशिप मौजूद थी। इसी तरह मुस्लिम लीग के अमीर मुकाम साहब से मुलाकात हुई उनकी रहायशगाह के ऊपर, और JUI के साथ हुई। तो बहुत सारे, इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको फ़रोग़ देना चाहते हैं कि ये सूबा काफ़ी मुश्किल सूबा है। और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत बनाना, हुकूमत तो हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत है। अगर आईन और जमहूरियत पे कोई अमल करेगा तो उससे तो कोई दो राय है नहीं कि कोई और जीत सके। लेकिन हम चाहते हैं कि कंसेंसस बिल्डअप हो और सूबे की जो मुश्किलात हैं उनको सब मिलकर उन मुश्किलात का हम सामना करें, बजाय इसके कि इसको भी कन्फ्रंटेशन का शिकार बनाएं। और तो इस हवाले से मुलाकातें क्यों काफ़ी हौसला अफजा रही हैं, बड़ी एक दूसरे को इज्जत दी। यही सियासी कल्चर है इस सूबे का, जरगा सिस्टम होता है। और काफ़ी हमें हौसला मिला कि अवामी नेशनल पार्टी के इफ्तिखार साहब ने कहा कि जी हम, एक तो ये कि किसी गैर आईनी अमल में हम शरीक नहीं होंगे अगर कोई ऐसा हुआ तो। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून से भी काफ़ी पॉजिटिव उन्होंने कहा कि जी हम भी चाहते हैं कि स्मूथ अमल हो और सुबह की जो मुश्किलात हैं वो सब मिलकर हल करें। तो बहरहाल हर पार्टी का अपना स्टांस होता है। हम तो एक जरगे के तौर पे गए हैं, अपना हक पूरा किया है सूबे के हवाले से। बाकी हमारे पास अक्सरियत पूरी है और हम चाहते हैं कि एक सियासी अमल है, एक जमहूरी अंदाज में ये अमल मुकम्मल होना चाहिए, ताकि जो अमन व अमान की सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं, इन सब में लाजिम है कि यहाँ पे एक मजबूत हुकूमत हो और मजबूत और स्ट्रांग फैसले किए जाएं। ठीक है, लेकिन शौकत साहब, ये बड़ा एक जमहूरी और बेहतरीन अमल है कि तमाम सियासी जमातों के साथ आप लोगों ने कोशिश की है कि मामलात को बिल्कुल अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। कल जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है, सुहेल अफरीदी साहब को जो है वो अपने इंतखाब करवाना है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे सामने इस सुहेल अफरीदी साहब के मामले को लेकर ऐसी खबरें, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर चिंगारी हो, कि ऐसी खबरें हैं कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा। हालांकि अमीर मकाम साहब ने के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कौन है जो इस किस्म की खबरें फैला रहा है? और इट्स ऑब्वियस कि आवाम के जहनों में बहुत सारे खदशात फिर जन्म भी लेते हैं। देखिए, वही लोग ये खबरें फैला रहे हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है या फिर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सूबे के मामलात से। वैसे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें आप गवर्नर हाउस का तो, गवर्नर राज का तो कोई सोच भी नहीं सकता। और क्यों गवर्नर राज लगेगा? मतलब एक पार्टी है, उसको अक्सरियत मिली हुई है, मैंडेट मिला हुआ है आवाम की, तो फिर 4 करोड़ आवाम की तौहीन है मैंडेट की। और ये हक हासिल है तहरीक इंसाफ के कि वो किसको अपना लीडर बनाती है सूबे के लिए। तो पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने भी अच्छा डिलीवर किया। और क्योंकि उससे पार्टी के मामलात ऐसे थे जो नहीं हल हो रहे थे, तो उसकी वजह से इमरान खान ने फैसला किया और सूबे की लीडरशिप में तब्दीली का। तो ये तो अंदरूनी मामला है पार्टी का, इससे किसी और को ना तकलीफ होनी चाहिए ना इस पे तशवीश होनी चाहिए। ये जमहूरी अमल है, लेकिन शौकत साहब कौन से मामला थे जो हल तलब थे लेकिन हल नहीं हो रहे थे जब तक गंडापुर साहब थे? क्या ये पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात थे या इंतजामी नौयत के मामला थे? नहीं, इंतजामी तौर पे गंडापुर साहब बड़े दबंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जाहिर है पार्टी के मामलात ऐसे थे कि उनकी लीडरशिप के साथ जो इख्तिलाफात थे वो काफ़ी गहरे हो चुके थे और काफ़ी कोशिशें की गई कि ये इख्तिलाफात ख़त्म हो, तो वो नहीं हो रहे थे। तो इसलिए शायद अली अमीन गंडापुर साहब की भी ख्वाहिश थी कि बस अब मामलात को, क्योंकि वो तय नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये खुशाइन बात है कि जब सुहेल अफरीदी की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी खड़े हैं उनके साथ, और जुनैद अकबर खान, असद कैसर साहब, आतिफ खान, अरबाब शेर अली वगैरह सारे जितने भी जो इख्तिलाफ रखते थे वो सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और आज सबने, जुनैद अकबर ने सबको साथ लेकर गया उसमें। मैं तो खैर किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, तो
मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी आ जाएं, और इसी तरह दूसरे लोगों को भी कहा। तो ये एक अच्छी बात है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। तो ये इसी से इस सूबे के को जरूरत भी है कि मामला को बेहतर अंदाज में निपटाया जाए। लेकिन शौकत साहब, आज हमने सुहेल अफरीदी साहब की बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू कुछ साफियों के साथ सुनी कि गुजरते गुजरते उन्होंने एक छोटा सा मकालमा किया। उसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि हम मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला किससे करना है आप लोगों ने? नहीं, वो देखें, सुहेल का जो इशारा होगा शायद इस तरफ होगा ना कि वो 92 मेंबर हैं और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आज़ाद मेंबरान हैं, ये किसी और तरफ भी जा सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कहा होगा कि लोग कहीं नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ को छोड़ना इस वक्त ऐसा है जैसे खुदकुशी है। पॉलिटिकल खुदकुशी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है दूसरी पार्टियों का की वजूद ही नहीं है। ना वो वोट ले सकते हैं, ना वो असम्बलियों में पहुंच सकते हैं। जब तक आप वही फॉर्म 47 वाले इशू पे ना आए, तो बनी बनाई सीटें लोगों की, वो क्यों अपनी सीटें ज़ाया करेंगे, क्यों अपनी सियासत खत्म करेंगे? तो इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बंदा अगर उसको खरीदने की कोशिश भी की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी सियासत को खत्म करने की। ठीक है। अब शौकत साहब, एक सियासत से हट के मामला रियासत का कर लेते हैं, पाकिस्तान का कर लेते हैं। आप लोगों की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी तमाम सियासी जमातों को बशमूल अपोजिशन हम ये दावत देते हैं कि मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कि आएँ, बैठें, हमारा साथ दें, हमसे बातचीत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसी कोई दावत या कोई दावतनामा मौसूल हुआ आप लोगों को, या इरादा है अगर ऐसी दावत आए तो आप लोगों ने जाना है वहां पर? देखिए, मैं तो मीडिया की हद तक तो मैंने भी सुना है, लेकिन इस तरह मुझे अभी तक नहीं पता है, क्योंकि मैं शाम तक तो हम इकट्ठे ही थे और सारी लीडरशिप, तो उस वक्त तक तो कोई ऐसा दावतनामा नहीं आया था। लेकिन देखिए, ये चीजें ऐसी है ना कि जोर जबरदस्ती इसी मसले का हल नहीं है। हर चीज अपने उस पर होना चाहिए। अगर आप हर जगह से जमहूरियत खत्म कर देंगे, आपने पंजाब से खत्म कर दिया, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। कोई भी आए तो दफा 44 लग जाता है, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर, तो मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा जो है ये सियासी लोगों का सूबा है और यहाँ एक दूसरे का कल्चर का भी एहतराम किया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो हसास भी है सुबह अफगानिस्तान के इश्यूज के हवाले से, तो इसमें तो बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ सिर्फ सियासत नहीं हो रही है, यहाँ पे आपने सब कुछ अपना कुर्बान करके, सब कुछ करके लोगों के साथ। ठीक है। अभी शौकत साहब, मामला सुधार के चलना पड़ेगा। ठीक। अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ से जो एक सरबराही इजलास हुआ था कुछ देर पहले, उसका भी एलामिया जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि जी पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और कौम को एतमाद में लिया जाए। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हो या हुकूमत की तरफ से दावतनामा हो, बात तो एक ही है। तो PTI अपना क्या मौक़िफ़ रखेगी, अगर आप हमसे शेयर कर सकें? देखिए, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं या कौमी इश्यूज हैं, वो जिस अंदाज से हुकूमत लेकर चल रही है, तो मेरे ख्याल से कौम को उसमें एतमाद में लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त देखें ना, फ़लस्तीन के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, कुछ में गोइयाँ हो रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं उस पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन नजर आ रही है। तो ये सारे अहम मामलात हैं, सिक्योरिटी के हवाले से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इस पे कौम को, जो मुंतखब इदारे हैं, उनको एतमाद में लेने की बेहद जरूरत है, ताकि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन भी निकाला जाए और सियासी लोग बैठकर जो है वो चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, हम साया तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम हर तरफ अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे तो उससे इश्यूज बनेंगे। अब जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से फौज कर रही है, तो हम तो अपने फौज के साथ खड़े हैं। अपने दिफा, वो जो दिफा में जिस तरीके से वो अपना दिफा कर रही है मुल्क का, पूरी कौम उनके साथ है। लेकिन जो सियासी लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो एक साथ बैठ के सियासी तौर पे चीज़ों का हल भी निकालें। ठीक है। लेकिन शौकत साहब, जो सियासी मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। अब आप अगर अफगानिस्तान के बयानात को उठाकर देख लें, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ से हो रही हैं या दिल्ली से वहाँ पर मुत्तकी साहब कर रहे हैं, उसमें तो वाज़ेह पैगाम यही दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि जिस तरह से सऊदी अरब ने कहा कि अफ़वाह व तफ़हीम से मामला हल होना चाहिए, तुर्किया ने कहा, कतर ने कहा, तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ सकती हैं?
देखिए ये तो अब हुकूमत देखे ना मामलात किस हद तक पहुंच चुके हैं। अब सूरत हाल देखें जो इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है, हमें अफगानिस्तान से और कुछ भी तो नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि जी हमें दहशतगर्द ना भेजे। तो अब ये मामलात कैसे सेटल होते हैं ये हुकूमत को भी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो हमारी वजारत खारजा है, फॉरेन ऑफिस जो है, वो इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सका है जिस तरह होना चाहिए था कि आप सिर्फ काबुल में जाके इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर चाय पी के वापस आना, ये कोई तुक नहीं बनता है। मेरे ख्याल से उनको जाके वहाँ बैठ जाना चाहिए था। अगर आप अमेरिका में 2 हफ्ते गुजार सकते हैं तो 1 हफ्ता आप काबुल में बैठ के गुजार सकते थे, उनसे 2 टोक बात हो सकती थी, उनको एतमाद में लिया जाता था। लेकिन बहरहाल हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मफाद अजीज है और पाकिस्तान का दिफा हर सूरत में अजीज है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें सियासी विजन को भी सामने लाने की जरूरत है। जो भी हो रहा है इस खिते में, हम तो चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि अमन से ही खिते में तरक्की हो सकती है और पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन ये कि जो दिफाए वतन है इस पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पूरी कौम जो है अपने बहादुर सिपाहियों के साथ खड़ी होगी। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सियासी अमल जो है उसको नहीं रोकना चाहिए। सियासी अमल हर सूरत में जारी रहना चाहिए ताकि रीजन में जो है वो सिक्योरिटी के मामलात के साथ साथ सियासी हल भी उसका तलाश किया जाए, और इस वक्त जरूरत भी है। ठीक है, पाकिस्तान को। ठीक है शौकत साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। अभी आपने इंटरनेशनली ये कहा कि सियासी अमल जो है वो नहीं रुकना चाहिए, मगर अगर पाकिस्तान के इंटरनली मामलात में हम सियासी अमल ना रुकने की बात करें तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक सियासी अमल है जो हमें एक तसलसल के साथ ठहरा हुआ नजर आता है, रुका हुआ नजर आता है, और इसमें कोई हमें जुम्बश नजर नहीं आती? उसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिर्फ दबाव डाल रही है, सिर्फ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पॉलिटिकली देखो ना, आज तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इमरान खान एक सियासी कैदी है ना, उनके खिलाफ जाली मुकदमात हैं, लेकिन जिस अंदाज से पीटीआई को ट्रीट किया जा रहा है, इस्लामाबाद में बैठकर इंतशारी कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में बैठकर उनको दहशतगर्दों का सहूलतकार पार्टी कहा जा रहा है, तो कहाँ से मतलब ये कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है? ये तो जितने भी मामलात हैं हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है? अडियाला जेल जाएं, इमरान खान से बात करें। सियासी पार्टी तो के लीडर तो वही हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मैंडेट मिला है तो वो इमरान खान को मिला है, तो बात तो इमरान खान से ही होगी। तो अगर आप इमरान खान को अवॉइड करेंगे, पीटीआई को अवॉइड करेंगे, आप इंडिविजुअल लोगों को सेलेक्ट करेंगे कि आए हम आपसे बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप तहरीक इंसाफ को एतमाद में नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।